डॉक्टर टॉक्स के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट विवेक। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर टॉक्स पर हम दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स और सर्जन को होस्ट करते हैं और आपसे हेल्थ की इंफॉर्मेशन शेयर करवाते हैं। लेकिन आज की जो मेरी अतिथि हैं, ना ही वो डॉक्टर हैं, ना ही वो सर्जन हैं। वो एक स्पेशल गेस्ट हैं। उनका नाम है मिसिस यशोदा वकांकर। मिसिस यशोदा संवेदना नामक पुणे बेस्ड एनजीओ की संस्थापक ट्रस्टी हैं। उन्होंने संवेदना को सन 2004 में स्टार्ट किया और संवेदना के थ्रू वो एपिलेप्सी से ग्रस्त जो रोगी या पेशेंट्स हैं उनकी मदद और सहायता करती हैं। उनका जो मोटो है वो है फॉर पीपल विथ एपिलेप्सी बाय द पीपल विथ एपिलेप्सी। आज यशोदा जी को होस्ट कर कर मैं काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यशोदा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विवेक जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। तो यशोदा जी, मैंने जितना बहुत संवेदना के बारे में पढ़ा, आपके बारे में पढ़ा, उससे काफी प्रेरणा मिली और मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी, जिसे हम जीवन कथा भी कहते हैं, और संवेदना के बारे में हमारे दर्शकों से थोड़ा शेयर करें। श्योर विवेक जी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सब बताने के, क्योंकि क्या होता है, हम जब स्टोरी बताते हैं तो वो पहुंच जाती है, तो वो लोगों के हार्ट तक पहुंच जाती है और लोगों वो समझ सकते हैं कि ये क्या रियलिटी है। मैं हमेशा बताती हूँ कि मुझे खुद को एपिलेप्सी है। मुझे खुद को एपिलेप्सी की बीमारी जब मैं 7-8 साल की थी तब शुरू हुई। पर मैं पूना में जन्मी हूँ। मेरे पेरेंट्स तो डॉक्टर हैं, पर फॉर्चुनेटली दे टुक मी इमीडिएटली टू द न्यूरोलॉजिस्ट और हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो गई। और मुझे हर महीने में बचपन से 5 से 10 तक एपिलेप्टिक सीजर हर महीने में आते थे जब मैं छोटी थी। तो इतने भी थे तभी भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत बहुत अच्छा बढ़ाया, बहुत पॉजिटिवली बढ़ाया। कभी ऐसा ये नहीं किया कि तू ये मत करना, तू वो मत करना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसा कुछ नहीं किया। और इनफैक्ट ऐसा बहुत एनकरेज किया, ये करो वो करो, एपिलेप्सी है तो क्या, आप अच्छा आप अच्छे सीख सकते हो, आप बड़े बन सकते हो, अच्छा ये कर सकते हो। तो ये एनकरेजमेंट उन्होंने जो दिया, उसका मुझे बहुत फायदा हो गया, क्योंकि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम में कुछ कम नहीं है, ये मन में जब आने लगता है तब बहुत अच्छा लगता है। और मुझे और मेरी बड़ी बहन, हम दोनों को उन्होंने बहुत नॉर्मल बढ़ाया। ऐसा कुछ ने डिफरेंस भी नहीं किया कि तू ये मत कर पर तू ये कर, ऐसा नहीं किया। और सीखने के बारे में भी बहुत सिखाया, एनकरेज किया। तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि मैं एक उसके बारे में स्टोरी बताती हूँ। अभी मैं एपिलेप्सी काउंसलर जैसा काम कर रही हूँ। तो एक मैं पेशेंट देख रही थी, और एक पेशेंट सो रहा था, बेड पे एडमिट था वो। और मैं जब उसकी हिस्ट्री लेने लगी तब मुझे समझ गया कि उसको भी वो जब 7 साल का था तभी से एपिलेप्टिक सीजर्स शुरू हो गए। और पर उसके माँ ने मुझे बताया कि जब उसके सीजर शुरू हो गए तो हमने उसको स्कूल में भी नहीं भेजा, हमने उसको कुछ करने नहीं दिया, सिर्फ घर में ही बिठाया, और अभी भी वैसा का वैसा ही है, और अभी वो कुछ भी नहीं करता, अभी सिर्फ घर में बैठा ही है। तो तभी मुझे रियलाइज होने लगा कि हमारे पेरेंट्स ने जो किया है वो कितना डिफरेंट है। क्योंकि हम ऐसे जब देखते हैं एग्जाम्पल्स कि ऐसे भी पेरेंट्स रहते हैं और ऐसे भी रहते हैं, तब हमें इम्पोर्टेंस समझने लगता है। अदरवाइज जनरली वी टेक अवर पेरेंट्स फॉर ग्रांटेड, पर वो ऐसा वो नहीं रहता है। वो बहुत कुछ हमारे लिए करते हैं, और बड़े होने के बाद हमें समझ में आता है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं। और उतना ही नहीं तो उन्होंने मुझे बहुत हॉबीज के लिए भी एनकरेजमेंट किया कि कि आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो आप वो सीखो, आपको स्पोर्ट्स में ये पसंद है तो आप वो करो, ये करो वो करो। ऐसा सब नॉर्मल चाइल्ड जैसा बढ़ाया और बहुत कॉन्फिडेंट बनाया। तो इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो इसीलिए मुझे पेरेंटिंग टॉपिक ये बहुत इम्पोर्टेंट लगने लगा है। हाँ, आपने बहुत ही सही बात कही कि पेरेंट्स का बहुत ही योगदान है अपने
बच्चों को सही शिक्षा और सही रास्ते पे ले जाने के लिए। यस, और अगर उनके बच्चे को एपिलेप्सी है तो ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, यस। क्योंकि उसका फिर थोड़ा-सा स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। हुँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस पे मैं आपसे थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए जानकारी लेना चाहता हूँ, व्हिच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट यू सेड, पेरेंटिंग अ चाइल्ड हू हैज़ एपिलेप्सी। यस, एंड सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि माता-पिता, उनके लिए ये समझना क्यों ज़रूरी है, अगर उनके बच्चे को एपिलेप्सी है, तो उसको उन्हें एक दूसरे नज़रिए से समझना चाहिए। Why do you think it's important, say, if a child has an epilepsy, parents needs to understand there are different needs, right? यस। Parents needs to understand that there are different needs. That is absolutely right. तो पेरेंट को ये भी समझना चाहिए कि उनको डिफरेंट नीड्स की जरूरत है, पर ये भी समझना चाहिए कि उनको सिर्फ डिफरेंट नीड्स के साथ ही बढ़ाना नहीं है, तो नॉर्मल भी बढ़ाना है, और उनके डिफरेंट नीड्स समझ लेके उसके साथ भी बढ़ाना है। तो ये दोनों की जरूरत होती है, ऐसा मुझे लगता है। हर एक चाइल्ड डिफरेंट रहता है, हर एक चाइल्ड की ग्रोथ डिफरेंट रहती है, और हर एक चाइल्ड की एपिलेप्सी भी डिफरेंट रह सकती है। तो हमें वो समझना चाहिए कि इसको एक्चुअली कैसी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतें क्या-क्या है। तो यदि उसकी आईक्यू थोड़ा कम है, तो वो समझ के बढ़ाना चाहिए। अगर आईक्यू नॉर्मल है, तो वो समझ के बढ़ाना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए, और घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तो वो घर में जो पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है, वो रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनकी जो स्पेशल नीड्स है, तो मैं एक मेडिसिन का एग्जांपल दे दूँगी आपको, कि उनको हम इंडिपेंडेंट कैसे बना सकते हैं, इसका ये एग्जांपल है कि कई Okay. बच्चों को पेरेंट्स क्या हैबिट लगाते हैं कि पहले से ही वही उनके हाथ में मेडिसिन देते हैं। सुबह की मेडिसिन ये ले लो, मेडिसिन और पानी भी देते हैं, उतना ही नहीं, और शाम की भी मेडिसिन और पानी उनके हाथ में देते हैं। तो ये हैबिट जो है वो सालों साल चलती रहती है। तो हम पेरेंट्स को क्या बताते हैं कि बच्चों को बचपन से इंडिपेंडेंट बनाओ। जो इवन वो स्लो लर्नर बच्चे हो तो भी वो ये कर सकते हैं, नॉर्मल बच्चे वो भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये मेडिसिन सुबह की है और ये मेडिसिन शाम की है। वो बहुत हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। मैं मेरे चाइल्डहुड का ही एग्जांपल दे दूंगी, क्योंकि जब मैं छोटी थी, तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया था, ऐसे 2 बॉक्सेस किए थे। एक पे सूरज का चित्र निकाला था, और एक पे चाँद का चित्र निकाला था, और मुझे वैसे बताया था जो सूरज का है वो सुबह लेना है, और जो चाँद का है वो रात को लेना है। तो ये इतना अच्छा तरीका है, ये इतनी पॉजिटिविटी है इसमें, कि आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू टेक दैट मेडिसिन। सो Correct. ये ऐसे अच्छी तरह से मैं इंडिपेंडेंट बन गई, मैं खुद की मेडिसिन लेती थी। ऑफ कोर्स पेरेंट्स ने ध्यान तो रखना चाहिए कि हमारा चाइल्ड ठीक से मेडिसिन लेता है या नहीं, और ठीक जो बताई है वही मेडिसिन लेता है नहीं, ये ध्यान तो रखना चाहिए, पर ऐसा इंडिपेंडेंस भी देना चाहिए, और ऐसा एनकरेज भी किया करना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल हम जो बताते हैं, तो बच्चे रियली इंडिपेंडेंट बन जाते हैं। और मैं और एक बताऊंगी कि अभी हम ये काउंसलिंग सेंटर और एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप ये लास्ट 17 ईयर चला रहे हैं। तो क्या होता है कि कभी-कभी हमारे यहाँ 25 और 35 साल के भी 35 साल के भी लोग आते हैं, और उनको वो उम्र में भी पेरेंट्स उनके हाथ में मेडिसिन देते हैं, वो हैबिट रहती है। तो उनकी जब शादी हो जाती है, या वो कोई गाँव के लिए सीखने के लिए जाती है, तो वो मेडिसिन लेने भूल जाते हैं। तो ये इतनी छोटी-छोटी चीज़ें रहती है, पर इंडिपेंडेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन द चाइल्डहुड। सो पेरेंट्स के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक हम बताते हैं हमेशा, स्पेशली माँ के लिए, कि जब भी बच्चों को मिर्गी के दौरे आते हैं, तो जनरली मदर्स दे स्टार्ट क्राइंग, तो वो रोने लगते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को कुछ होता है, वो देखने में उनको अच्छा नहीं लगता है। ऑफ कोर्स दैट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, कि किसी को भी माँ को ऐसा बुरा ही लगता है कि हमारे बच्चे को कुछ हो रहा है, वो भी मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो बुरा ही लगता है। पर जब बच्चे वो देखते हैं कि हमारी माँ रो रही है,
तो उनको भी खुद को भी बहुत बुरा लगने लगता है, और वो भी रोने लगते हैं जब नॉर्मल आ जाते हैं तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ठीक है, पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि हम समझ सकते हैं कि आपके मन में दर्द है, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है कि आपके बच्चे को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, पर यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट दैट अभी उसको एपिलेप्सी की बीमारी शुरू हो गई है और हमें उसे पॉजिटिव बनाना है। तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड क्वाइट, और हम ऐसे बच्चों को जस्ट पैट करके ये हो सकता है कि इट्स ओके, इट विल बी ऑल राइट सून, तो मैं हूं ना तेरे साथ, ऐसे जब हम कहते हैं बच्चों को या बड़े लोगों को भी, जब जिसको भी मिर्गी के दौरे आते हैं, तो एक व्यक्ति जब कहती है कि इट्स ओके, आई एम विथ यू, तो मन में बहुत अच्छा लगता है, तो मन में वो धीरज आ जाता है कि हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ये है, मेरी केयर करने के लिए पेरेंट्स है। तो ये जब ये है ना एटीट्यूड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये एटीट्यूड पेरेंट्स ने फॉलो करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें से पॉजिटिव ये करना। और नॉट ओनली दैट, बट जब मिर्गी का दौरा खत्म हो जाता है और बच्चा नॉर्मल में आ जाता है, तभी भी हम पेरेंट्स को बताते हैं कि बाद में भी कभी ये बारे में डिस्कस मत करो, क्योंकि कई कई मदर्स ऐसे रहते हैं या फादर्स भी, दे कीप ऑन क्राइंग आइदर, और दे कीप ऑन डिस्कसिंग ऑन दिस टॉपिक कि ये हमारे नसीब में क्या आ गया, या ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, अभी ये करेंगे वो करेंगे। तो चाहे बच्चा जब नॉर्मल में आ जाता है, वो जब ये सुनता है तो उसका भी वैसे बुरा लगने लगता है कि ओ गॉड, ये क्या हो रहा है। तो हम पेरेंट्स को बताते हैं जब मिर्गी का दौरा खत्म होता है, तभी भी हमें वो एनवायरनमेंट नॉर्मलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। कि बच्चों को ये स्टोरी बताना, और यदि वो मिर्गी के दौरे के बाद थक गया और सो रहा है, तो उसको पैट करके अच्छा गाना ये करके सुलाना है, और उसको बताना है कुछ नहीं हुआ, हम है ना आपके साथ, तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ऐसा भी बताना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये चीजें कई कुछ भी मेडिकल बुक में नहीं लिखे हैं, क्यों पर करीब वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं, उससे बहुत बड़ा असर पड़ जाता है एटीट्यूड में भी। और हम खुद की तरफ भी जो देखते हैं हम पीपल विद एपिलेप्सी, वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम खुद को बुरा नहीं मानते, हम पेरेंट को बुरा नहीं मानते, हम निगेटिव एटीट्यूड नहीं क्रिएट कर रहे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बचपन से ये जब क्रिएट हो जाता है, इसीलिए पेरेंट्स का ये जो स्पेशल नीड हम जो बोलते हैं, तो वो पहला ये है, वो है एटीट्यूड। उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखना, घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना, और बच्चों को बहुत पॉजिटिवली बढ़ाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो ईश्वर जी, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही कि एपिलेप्सी से जो ग्रसित बच्चे हैं उनकी स्पेशल नीड्स है, लेकिन उनको जितना नॉर्मल एटमॉस्फेयर दे पाए उतना भी, वो भी बहुत जरूरी चीज है। और जब उन्हें एपिलेप्सी या मिर्गी के दौरे या फिट्स आए, उस समय ऐसा ना बिहेव करें कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। बच्चे को थोड़ा साहस दें कि हम आपके साथ हैं और हम लोग मिलकर इस जो बीमारी है उसको मैनेज करेंगे। और ओवरऑल घर में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के रखें, जितना नॉर्मल कर सकें उतना करें, और यस, मिलकर अपने बच्चे के साथ एपिलेप्सी को मैनेज करें। यस, ये बहुत ही अच्छा आपने तरीका बताया। और हम लोग कई बार भावनात्मक होकर इन बातों को भूल जाते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड और कीपिंग अ नॉर्मल माहौल घर में कितना इम्पोर्टेंट है। यस। आप मुझे अब ये बताइए, जैसे कि बच्चा, ये जो एपिलेप्सी से ग्रसित बच्चे हैं, अब वो थोड़े बड़े होंगे, तो आपने बताया कि जैसे आपकी स्कूलिंग नीड्स हैं, आपके पेरेंट्स ने टेक केयर किया, लेकिन जितना मैंने सुना है, लोगों से बात करी है, उनके स्कूलिंग पूरा इम्पैक्ट हो जाती है। तो आप माता पिता को क्या सुझाव देंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे की जो स्कूलिंग है या स्कूल की पढ़ाई है उसको कैसे नॉर्मल रखें? एक तो विवेक जी, मैं ये बताऊंगी, एपिलेप्सी जिनको जिनको रहती है, वो सब लोग कुछ स्लो लर्नर नहीं रहते हैं, उनमें से बहुत कम स्लो लर्नर रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा अब मैं खुद को जैसा नॉर्मल समझते हैं, हम नॉर्मल है, तो वो नॉर्मल जैसे भी बहुत लोग रहते हैं, तो उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो तो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं।
पर हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि जब हम स्कूल में डालते हैं बच्चों को, तभी स्कूल में बताना कि इसको एपिलेप्सी है और इनको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, और ये भी बताना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है मिर्गी का दौरा आया तो। कभी कभी क्या होता है कि कई स्कूल्स एडमिशन ही नहीं देते हैं, पर तभी भी हम बताते हैं कि पहले एडमिशन ले लो और उसके बाद हेडमास्टर को जाके मिलो और उनको बताओ कि ऐसे ऐसे एपिलेप्सी की है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी दे दो कि बच्चा बाकी सब नॉर्मल है, और ये किया तो बाकी कुछ करने का जरूरत नहीं है, वो एक 10 मिनट में नॉर्मल हो जाता है और सब बाकी पढ़ना शुरू कर देते हैं। और कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनको बहुत बड़ी मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उनके लिए वो बताते हैं कि स्कूल में कहीं बेड रहता है तो उनको आधा घंटा सुलाए तो भी चलेगा, और बाद में वो आके कल क्लास में बैठ सकता है। और ऐसे भी हम बता सकते हैं कि बहुत ज्यादा हो गया कुछ तो हमें फोन करो, तो ये भी रहता है। पर बहुत सारे बच्चे जो जो नॉर्मल स्कूल्स में जाते हैं, उनको मिर्गी के दौरे आने के बाद वो वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं और स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा केस रहते हैं। पर ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई पेरेंट्स उनके उनके बच्चों को स्कूल में ही नहीं भेजते हैं जो नॉर्मल रहे तो भी, तो ये बहुत बुरा है। तो इसीलिए आजकल की सिचुएशन ऑफ कोर्स पॉजिटिव है उससे, पर पहले बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स थे वो जो पेरेंट्स स्कूल में नहीं भेजते थे, आजकल भेजते हैं। पर जो भेजते हैं उसमें आजकल की एक प्रॉब्लम क्या है कि बहुत पेरेंट्स हाइड करने का ट्राई करते हैं, वो बताते ही नहीं है स्कूल में कि इसको मिर्गी के दौरे आते हैं ऐसा। पर हम बताते हैं कि हम जो कुछ है वो खुली तरह से बात करना और खुली तरह से बताना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लाइफ में कौन सी भी स्टेज हो, हम खुलेआम से जब बताते हैं ना तो हमें बहुत कम प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब हम कौन सी भी चीज छिपाने के लिए ट्राई करते हैं ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। हम एक झूठ बोलते हैं तो 10 झूठ बोलना पड़ता है। वो तो नॉर्मल लाइफ में अदर एग्जाम्पल्स में भी हम देखते ही है। तो वैसा ही है ये, जितना हम सच बताएंगे स्कूल को उतना अच्छा है। और यदि उनको मिर्गी के शायद एक स्कूल नहीं कहेंगी पर दूसरी स्कूल तो उनको एडमिशन दे देती है। और ऐसे आजकल बहुत सारे स्कूल से वो स्पेशल नीड्स के लोगों को भी एडमिशन देते हैं, बच्चों को भी। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसे स्कूल में जरूर डालो जहाँ ऐसे साइकोलॉजिस्ट भी हो और जहाँ ऐसे वो समझने वाले टीचर्स हो। तो ये जब पेरेंट्स एटीट्यूड लेते हैं तो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। और दूसरा एग्जाम्पल है ये है कि जब आपके बच्चे उनका आईक्यू कम है, वो जब स्लो लर्नर्स है, तो उनके लिए जो पेरेंट्स का रोल है वो थोड़ा अलग रहता है। कि पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि हमारा बच्चा थोड़ा अलग है। तो अलग है मीन्स क्या, कभी कभी आई एम वर्किंग एज एपिलेप्सी काउंसलर, तो मुझे हमेशा ये एक्सपीरियंस आता है जब फोन करते हैं ना, तो हम पूछते हैं पेरेंट्स को कि क्या आपका बच्चा नॉर्मल है या थोड़ा आईक्यू कम है। तो पेरेंट्स हमें बताते समय बता नहीं नहीं वो पूरा नॉर्मल है, उसको सब समझता है, ऐसे बताते हैं। पर जब खुद खुद हम आंखों से देखते हैं काउंसलिंग सेंटर में, तो इमीडिएटली पता चलता है कि नो दिस चाइल्ड इज नॉट नॉर्मल, दिस इज अ स्पेशल चाइल्ड। पर पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। तो हम जब उनको बताते हैं कि ये चाइल्ड को नॉर्मल स्कूल में नहीं तो स्पेशल स्कूल में डालना चाहिए, जो हमारे यहाँ स्लो लर्नर स्कूल्स रहते हैं, तो पेरेंट्स उसी के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारा चाइल्ड तो नॉर्मल ही है, हमारा बच्चा नॉर्मल ही है, उसको तो हम नॉर्मल स्कूल में ही डालने वाले हैं। तो वो नॉर्मल स्कूल में जो स्टडीज रहता है वो ये कम आईक्यू वाला बच्चा ये नहीं सीख सकता है, वो नहीं ग्रास्प कर सकता है। ऑन द अदर हैंड जब स्लो लर्नर स्कूल में जो पोर्शन रहता है वो अलग चीजें सिखाते हैं, वो उनकी तरह तरीके से सिखाते हैं कि ये बच्चा क्या सीख सकेगा, उसको हम ये सिखाएंगे वो सिखाएंगे दूसरी चीजें सिखाएंगे अदर देन स्टडीज। तो और वहाँ ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट भी रहते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट रहते हैं, वो सब उनको उनके यहाँ ध्यान दे सकते हैं। ये हम पेरेंट्स को बताने का प्रयत्न करते हैं, पर पेरेंट्स ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहते कि हमारा बच्चा ये उसको स्पेशल नीड्स है, उसका आईक्यू कम है, ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। और वो वहाँ बहुत ड्रॉबैक हो जाता है। और ऐसे मैंने बहुत एग्जांपल्स देखे हैं कि उन्होंने फोर्सफुली नॉर्मल स्कूल में पढ़ाया है और बच्चों ने कुछ भी नहीं सीखा है, ऐसे भी बहुत बार होता है।
तो ये भी पेरेंट्स में सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें भी एक्सेप्टेंस ये पॉइंट आ ही जाता है, ये एक्सेप्ट करना कि हमारा इसके नीड्स डिफरेंट है, उसको ये इसकी जरूरत है। और कई बच्चों को और भी ज्यादा यदि स्पीच थेरेपी की गरज है, और कुछ एक्सरसाइज की फिजियोथेरेपी की गरज है, इसकी गरज है, तो वो भी पेरेंट्स ने देखना चाहिए कि ये इसकी और भी नीड्स है और हमें ये भी करना चाहिए। तो ये पेरेंट्स जब वो खुद के बच्चों को नॉर्मल जैसा बिहेव करते हैं, तो जैसे नॉर्मल बच्चों को जो जो क्लासेस में डालते हैं वो ही वो प्रयत्न करते हैं। तो हमारा सबको यही कहना है कि जो है वो पहला जो मैंने पहले पॉइंट में भी कहा, वो एक्सेप्ट करना, वो बच्चों की नीड से वो भी एक्सेप्ट करना, वो रियलाइज होना चाहिए और उसकी नीड्स क्या है, उसको अभी क्या जरूरत है ये भी सीखना चाहिए। और यदि आपको कुछ शक है मन में, तो आपके डॉक्टर को भी आप पूछ सकते हो। आप एपिलेप्सी काउंसलर के यहाँ भी जा सकते हो, साइकोलॉजिस्ट के यहाँ भी जा सकते हो। तो वो आपको अच्छी तरह से ये सब चीजें बता सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये आपने ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बोली कि सबसे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक्सेप्ट करना, और यस। उससे उसके और छुपाने की जरूरत नहीं है। आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ एपिलेप्सी है, और उसको देन लोगों के साथ मिलकर मैनेज करने की कोशिश कीजिए। नहीं हम्म। तो आप छुपाएंगे तो आप थोड़ा एम्बेरस फील करेंगे, शाय फील करेंगे, ऑकवर्ड करेंगे, उसके लिए कहीं आपको कुछ बोलना पड़ेगा, कहीं कुछ बोलना पड़ेगा, उससे हम्म। परेशानी ज्यादा होगी। और हम्म। मेरे ख्याल से कि जब आप ऐसा करेंगे तो बच्चे को भी बड़ा खराब लगेगा कि ऐसा कुछ मेरे को है जिसके कारण हमको इतना झूठ बोलना पड़ रहा है, हम्म। और उसके मन में पहले से ही थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा कि मेरे को कुछ हम्म। ज्यादा ही बड़ी परेशानी है। हम्म। बट अगर हम उसको एक्सेप्ट करके साथ में मैनेज करेंगे, लोगों से नॉर्मल तरीके से डिस्कस करेंगे हम्म। और उसकी स्पेशल नीड्स को टेक केयर करेंगे, तो इट विल ऑल्सो बच्चे का जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा कि हम्म। हम लोग इसको मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, rather than छुपा रहे हैं कुछ गलत चीज है। नहीं तो हम्म। छुपाना मतलब कुछ गलत है, बच्चे के मन में एक भावना आने लगेगी। यहाँ मैं और एक पॉइंट बताऊंगी। जब पेरेंट्स को कहाँ जाना है, यदि शादी को जाना है, किसी को रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, तो बहुत पेरेंट्स दे फील शाय टू टेक देयर चाइल्ड विद देम। तो हम हमारे संवेदना फाउंडेशन में हम हमेशा बताते हैं कि यदि कहाँ शादी को जाना है या रिलेटिव्स के यहाँ जाना है, कुछ दोस्तों के यहाँ जाना है, तो आपके बच्चों को जरूर लेके जाओ, उसमें क्या है। और वो पेरेंट्स बताते हैं नहीं नहीं पर उसको मिर्गी के दौरा आ गया तो क्या करूं। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, आ गया तो आने दो, इट्स ओके। दे आर योर रिलेटिव्स, और शादी में गए, कहाँ भी गए, दे आर योर फ्रेंड्स, दे आर योर वेल विशर्स। एक एक तो मिर्गी का दौरा रोज आता है ऐसा भी नहीं रहता है। कई बच्चों को सिर्फ महीने में एक बार आता है, या कई लोगों साल में एक बार आता है, 6 महीने में एक बार आता है। पर तभी भी पेरेंट्स कहाँ भी नहीं लेते हैं। तो हम बोलते हैं कि चाइल्ड को भी, वो बच्चों को भी वो एक्सपोजर मिलना चाहिए ना, कि शादी कैसी होती है, हमारे कौन से रिलेटिव्स है, किसके साथ कैसे बात करते हैं, कैसा पहराव करते हैं, क्या क्या करते हैं। ये सब चीजों से हम सीखते जाते हैं ना। तो ये सब सीखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पर पेरेंट्स उनको कई पेरेंट्स उनके बच्चों को ले नहीं जाते, तो हम हमेशा बताते हैं कि बच्चों को जरूर ले जाओ। हम कई उनको पॉइंट्स बताते हैं, कई मंत्र बताते हैं। एक तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये जो सेंटेंस है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मिर्गी के दौरा आएगा, मिर्गी के दौरा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक कोई तो हंसेगा, हंसने दो, इट्स ओके। तो हमने उतना सीरियसली नहीं लेना है उसका हंसना। तो हम मिर्गी का दौरा आ गया तो बच्चों को क्या करना है और क्या नहीं करना है वो हमें मालूम है, वो हम करेंगे। वो 2 मिनट में नॉर्मल में आ जाएगा और इमीडिएटली मिक्स हो जाएगा, इट्स ओके। तो ये सब नॉर्मलाइज करना है ना। और बच्चों को भी ये आदत होनी चाहिए कि हम बाहर जा सकते हैं, और बाहर भी मिर्गी का दौरा आ गया तो हम क्या करते हैं। और यदि मिर्गी का दौरा आ गया तो पेरेंट्स ने ओपनली बोलना चाहिए, क्योंकि आजकल भी जो बाहर के लोग रहते हैं वो सलाह देने में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं, एडवाइस देने में। वो इमीडिएटली कहते हैं कि हाँ ओनियन लाओ, चप्पल लाओ, उसके नाक को लगाओ, ये करो वो करो। तो पेरेंट्स ने भी इमीडिएटली बताना चाहिए, नहीं ये सब एपिलेप्सी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ये ऐसा कुछ नहीं करना है।
और उसको उसको कई लोग इमीडिएटली पानी पिलाना शुरू करते हैं, तो वो भी पेरेंट्स ने बताना चाहिए कि नहीं ऐसा कुछ मत करो, वी विल टेक केयर ऑफ हिम और हर। तो ये एक तरीके से एक बड़ा एपिलेप्सी अवेयरनेस ही है। जब पेरेंट्स खुद बताते हैं हमारे नेबर्स को, रिलेटिव्स को, सबको, हम जब ओपनली बताते हैं, दैट्स अ बिग एपिलेप्सी अवेयरनेस। यदि सब पेरेंट्स ऐसे ओपनली जब बोलने लगे तो ये बहुत बड़ा अवेयरनेस हो जाएगा। और जितने हम इवेंट्स को बच्चों को ले जाएंगे उतने वो कॉन्फिडेंट बन जाएंगे और उतने अच्छे वो खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए उनको फायदा हो जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी चीज है। आपने बोला कि बच्चे के सामाजिक जीवन और जो उसके इंटरेक्शंस हैं, सोशल इंटरेक्शंस, उसको रोकना नहीं है। यस। मिर्गी मिर्गी के दौरे के से परेशान होकर उसको जितना भी नॉर्मल हो सके उस तरीके से आगे बढ़ाना है, क्योंकि उसमें भी बहुत सी लर्निंग्स हैं जो हम्म। बच्चे को आगे चलकर अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, एज एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनने के लिए बहुत ही जरूरी है। कई बार हो यस। सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट्स आए, लेकिन उसको एज अ मेच्योर एडल्ट कैन बी मैनेज, रेदर देन कि बाहर जाना ही बंद कर दें। बिकॉज मैं भी एक पेरेंट से बात कर रहा था, उनके बच्चे को एपिलेप्सी थी, लेकिन उन्होंने धीरे धीरे अपना सोशल सर्कल ही खत्म कर लिया। और उससे मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मनोदशा पे और उनके बच्चों की मनोदशा पे कितना फर्क पड़ा होगा, जबकि इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। यस, एब्सोल्युटली। और मैं मेरा एग्जांपल भी बताऊंगी। ये एक सवाल मेरे मन में एक को मिल गई। आप यस। बताइए। हाँ, एक तो मेरे पेरेंट्स भी मुझे जब ऐसे ले जाते थे तो वो बहुत ओपनली बताते थे। और आई यूज्ड टू एंजॉय दैट मोमेंट जब पेरेंट्स बताते थे कि इसको एपिलेप्सी है, मिर्गी के दौरे आ गए तो ऐसा करो, ऐसा मत करो। तो वो बहुत बचपन से सुन सुन के मेरा ऐसा पाठ हो गया था समय। तो सो आई ऑल्सो यूज टू टेल माई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स दैट आई हैव एपिलेप्सी और मुझे मिर्गी के दौरे आ गए तो ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ये बताता है कि अगर पेरेंट्स ऐसा करेंगे तो बच्चे खुद सीख जाएंगे। और कई बार वो अगर जा रहे हैं नई जगह पे और पेरेंट्स नहीं है, तो वो अपने आसपास वालों को बता सकते हैं कि अगर मेरे को मिर्गी का दौरा आ भी जाए तो आप मेरी उस समय कैसे हेल्प करो, रेदर देन परेशान हो जाओ। एब्सोल्युटली। तो अभी मेरे को ये बताइए, जैसे बच्चे को अगर मिर्गी है और उसकी अलग अलग जीवन अवस्था में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, जब वो शिशु होता है, फिर स्कूल जाने लगता है, फिर वो टीन एज में आता है, तो इस पूरे जीवन के जैसे जैसे जीवन बढ़ता है उसकी नीड्स चेंज होती हैं, तो पेरेंट्स को कैसे एडजस्ट करना है, कुछ इसके बारे में शेयर करेंगे क्या? हाँ, जो जो चीजें नॉर्मल पेरेंट्स को हम बताते हैं, नॉर्मल टीनेज जो रहते हैं उनके पेरेंट्स की जो नीड्स रहती है, वो नीड्स भी ये पेरेंट्स के भी रहती ही है। पर उनको सबसे बड़ा फायदा हो जाता है जब वो सपोर्ट ग्रुप में आने लगते हैं। हमारा संवेदना फाउंडेशन ये एपिलेप्सी सपोर्ट ग्रुप है। तो वो हमने क्यों शुरू किया है, क्योंकि जैसे हमारे समाज में एपिलेप्सी के बारे में ओपनली बोलते नहीं है लोग, पर वो बोलना जरूरी है और इसके बारे में अवेयरनेस जरूरी है, इसीलिए हमने शुरू किया है। तो हमारा जो सपोर्ट ग्रुप का स्पेशलिटी है वो मैं और मेरे सब कलीग्स, तो मेरे आइदर दे आर लिविंग विथ एपिलेप्सी और दे आर पेरेंट्स। तो हमारे सब कलीग्स हम ऐसे ही है, इसीलिए वी हैव दैट कंपैशन टू वर्क फॉर दिस रीजन। तो अब हम ये एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा वो सपोर्ट ग्रुप का उनका बहुत हेल्प हो जाता है। तो सपोर्ट ग्रुप क्या रहता है, तो हमारी महीने में एक बार मीटिंग होती है। आजकल तो ऑनलाइन होती है ये सिचुएशन में, पर अदरवाइज बड़े हॉल में हो जाती है। तो तो मीटिंग हो जाती है, तो हमारे यहाँ हमेशा हम शेयरिंग मीटिंग रखते हैं। तो शेयरिंग क्या हो जाता है, जैसे मैं अभी आपको शेयर कर रही हूँ मेरे एपिलेप्सी के बारे में, तो वैसे वो शेयरिंग मीटिंग रहती है। तो Alright. सब लोग अपने अपने यदि वो बच्चों की मीटिंग हो तो people with epilepsy are there, if they are there then they talk about their epilepsy, and if parents are there they talk about their child's epilepsy. Right. तो जो पेरेंट्स की सपोर्ट ग्रुप मीटिंग होती है तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि हमें सपोर्ट ग्रुप मीटिंग में बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहते हैं। यदि वहाँ 50 पेरेंट्स है
तो हमें ऐसे भी पेरेंट्स बाहर रहते हैं, वो बहुत पॉजिटिवली उनके बच्चों को बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सब कर रहे हैं। तो ऐसे शेयरिंग जब सुनते हैं तो ये दूसरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है, अरे ये ऐसा कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, अरे ये ऐसा बढ़ा रहे हैं, ये टीन एज में ऐसे नीड्स ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे एक दूसरे के सुनते सुनते सब सीख जाते हैं। तो ये सपोर्ट ग्रुप की स्पेशलिटी रहती है। और हम ऐसे भी करते हैं कि जब ये टीनेज की स्पेशलिटी रहती है तो स्पेशल नीड्स रहते हैं, तो वैसे हमारे यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, काउंसलर्स रहते हैं, तो उनको उनका लेक्चर अरेंज करते हैं ये सब पेरेंट्स के लिए। तो इनडायरेक्टली इट इज अ ग्रुप काउंसलिंग। तो उनका लेक्चर अरेंज करते हैं, वो उसके बारे में बोलते हैं कि क्या करना जरूरी है, क्या नहीं करना जरूरी है, कैसे कैसे ये करना है, टैकल करना है सिचुएशन। तो सब पेरेंट्स उससे सीख जाते हैं। तो इसीलिए सपोर्ट ग्रुप मीटिंग इज अ बिग स्ट्रेंथ फॉर पेरेंट्स। एंड और उसमें से वो सब पेरेंट्स ये सीखते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत अच्छी तरह से ये सब टैकल कर रहे हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो ये सब है। और जैसे नॉर्मल टीनेजर्स को टैकल करना पड़ता है, वैसे टीनेजर्स विद एपिलेप्सी को भी करना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं, ये पेरेंट्स सपोर्ट ग्रुप से बहुत अच्छी तरह से सीख जाते हैं। और एक्चुअली हमारे यहाँ ये भी बहुत रहता है कि डांटना जो रहता है तो इंडियन कल्चर में, तो कई बार वो थोड़ा जरूरी भी होता है, पर कई बार नहीं भी। तो हम पेरेंट्स को वो भी बताते हैं कि वो कहाँ जरूरी है और कहाँ नहीं। तो जिनको एपिलेप्सी रहती है उनके पेरेंट्स बहुत बार उनको पैम्पर करते हैं, ओवर पैम्पर करते हैं, कि उन्होंने यदि चॉकलेट मांगा, ये मांगा तो इमीडिएटली दे देना। क्योंकि कई बच्चे इतने होशियार रहते हैं कि वो बोलते हैं कि आपने मुझे ये चॉकलेट नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो मैं आज की टैबलेट नहीं लूंगा, ऐसे बोलते हैं। नहीं तो ऐसे सब बच्चे जब बोलते हैं तो हम पेरेंट्स को बताते हैं कि ठीक है, उनको बोलो कि ठीक है मत लो, क्योंकि ये ऐसा बोलना इजी है। तो तो वो बच्चा हाँ ये ऐसा कर रहे हैं, सो ये सुन नहीं रहे, तो फिर क्या करना, तो उनका सुनना पड़ेगा। तो ऐसा ये जब हम करते हैं ना, तो हमें हमें बच्चों को बताना पड़ता है कि ठीक है, आपने मेडिसिन नहीं लिया ना, तो ठीक है, आपको ही दौरा आएगा मिर्गी का, तो हमें मत बताओ, आप टैकल करो। ऐसे भी बताना पड़ता है पेरेंट्स को उसको। तो ये तरीके से जब हम उनको ये करते हैं तो उनको समझ जाता है कि नहीं नहीं, हमें ऐसा बिहेव नहीं करना है। और हम ये करते हैं कि जो जो रूल्स आपके नॉर्मल चिल्ड्रन को भी रखते हैं घर में, वही चिल्ड्रन विद एपिलेप्सी को भी रखना चाहिए। छोटी छोटी चीजें रहते हैं कि हम बाहर से आते हैं तो हम शूज उतारते हैं, तो शूज ठीक से रख दो, हमारे पेरेंट्स जैसे हमें बताते थे चाइल्डहुड में, शूज ठीक से रख दो। या खाना खाने के बाद आपकी प्लेट उठा के रख दो। या ऐसे छोटी छोटी चीजें घर की रहती है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, जो एपिलेप्सी वाले बच्चे रहते हैं उनको ये कुछ भी नहीं करना, आप खुद मत कुछ मत करो, आप सिर्फ बैठो। और जो बच्चे नॉर्मल बच्चे उनको सब करना है ये। तो हम पेरेंट्स को कहते हैं नहीं, ऐसा मत करो। जो करेक्ट। जो ट्रीट आप नॉर्मल बेटे को दे रहे हैं, वही ट्रीट आप ये आपके जो बेटे को एपिलेप्सी है उसको भी देना चाहिए। तो ये सब चीजें पेरेंट्स ने पहले से सीखना चाहिए। और ऐसा बहुत एनवायरनमेंट हैप्पी रखना चाहिए घर में। और कभी एपिलेप्सी ये टॉपिक निकला तो उसके बारे में भी ओपनली बोलना चाहिए, कि पॉजिटिवली बोलना चाहिए कि ठीक है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। राइट। पेरेंट्स ने ऐसा बोलना चाहिए कि ठीक है, यू हैव एपिलेप्सी एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, वी आर गोइंग टू द न्यूरोलॉजिस्ट, वी आर हैविंग दिस टैबलेट्स एक्सेट्रा, ऐसा सब बोलना बोलना भी चाहिए। हाँ, आपने अच्छा बताया कि सपोर्ट ग्रुप्स में और अपने जो बाकी पेशेंट्स हैं उनसे बातचीत कर कर काफी जानकारी इकट्ठी की जा सकती है, काफी लर्निंग हो सकती है। वैसे भी हम नॉर्मल लोग भी एक दूसरे से जब लोगों से बात करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं, उसमें कुछ नया एब्सोल्युटली। ही नहीं है। सामाजिक जीवन हमें बहुत सी चीजें सिखाता है, और इसलिए इस केस में भी उन लोगों से बात करना जिनका इसमें एक्सपीरियंस है या जिनके रिलेटिव्स को या जिनके बच्चों को है, उनसे काफी जानकारी एकत्रित की जा सकती है। आपका माता पिता को इस बारे में क्या सुझाव होगा कि इलाज को कैसे प्लान करें? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एपिलेप्सी के कई तरीके के इलाज होते हैं। एक तो मेडिसिन बेस्ड होता है, फिर उसके बाद ड्रग रेजिस्टेंट जिसे हम रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी कहते हैं, एक वो स्टेज भी आ जाती है।
फिर कुछ कुछ लोग सर्जरी कराते हैं, कई तरह की डाइट्स हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कई बार माता-पिता इन सारे ऑप्शंस के बीच थोड़े से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आपने कभी कोई आपका कोई सुझाव है कि क्या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ले सकते हैं माता-पिता अपने बच्चे की एपिलेप्सी का इलाज कराने के लिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स है, तो आजकल डॉक्टर ने कुछ भी बताया तो लोग इमीडिएटली गूगल करते हैं। कि जो वो बहुत बुरी चीज़ है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू गो लिटिल 25 इयर्स बैक। जैसे मेरे बचपन में और उससे भी पहले डॉक्टर पे बिलीव करते थे, डॉक्टर पे श्रद्धा रखते थे, तो वो श्रद्धा जो है वो वापस आने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि डॉक्टर पे ट्रस्ट करना, डॉक्टर जो हमें बता रहे हैं वो मेडिसिन लेना, ये बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। एक तो एपिलेप्सी है तो न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ जाना जरूरी है। और आजकल ऐसा होता है कि लोगों को रिजल्ट्स बहुत ऐसे फास्ट एक्सपेक्ट होते हैं कि इमीडिएटली ऐसा होना चाहिए, इमीडिएटली वैसा होना चाहिए, पर नहीं, उनको पेशेंस रखने की बहुत जरूरी होती है। क्योंकि एपिलेप्सी की रिकवरी ये कि बहुत फास्ट नहीं रहती है, वो स्लो नहीं रहती है, तो पेरेंट्स ने पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। तो पर आजकल बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स एक न्यूरोलॉजिस्ट के यहाँ जाते हैं और मेडिसिन लेते हैं और इमीडिएटली बोलते हैं 1 महीने के बाद, हाँ, काउंसलिंग सेंटर में आके बोलते हैं कि नहीं, पर मिर्गी का दौरा तो आ गया। तो हम बोलते हैं कि ठीक है, धीरे धीरे से ये हो जाएगा, अ, कम हो जाएगा। पर उनको बहुत फास्ट रिकवर, वो इमीडिएटली डॉक्टर चेंज करते हैं, कभी कभी पैथी चेंज करते हैं, और भी कुछ इलाज उनको किसी रिलेटिव ने बताया तो वो करते हैं। तो हमारा इस पे ये कहना है कि ये डॉक्टर चेंज करना, पैथी चेंज करना, इसकी कुछ जरूरत नहीं है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। इनफैक्ट इफ यू गो टू द न्यूरोलॉजिस्ट यू हैव टू कंटिन्यू द ट्रीटमेंट। कंटिन्यूइंग द ट्रीटमेंट विद द ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जितना आजकल तो हम सभी बीमारियों में देखते हैं, जितना हम विश्वास करते हैं, जितनी हम मन में पॉजिटिविटी रहते हैं, घर में पॉजिटिविटी रखते हैं, तो कौन सी भी बीमारी की रिकवरी फास्टर हो जाती है। और जितना मन में संशय रखते हैं कि ये सच है क्या नहीं, ये सच है क्या नहीं, और तभी मेडिसिन लेते हैं, तो रिकवरी स्लो हो सकती है, क्योंकि आपके मन में वो निगेटिविटी है। इसीलिए ये डॉक्टर पे ट्रस्ट करना और मन में पॉजिटिविटी रखना, ये दोनों चीजें इम्पोर्टेंट है। और आपने सर्जरी की बात की, वो बारे में मैं बताती हूँ कि मेरे बचपन में अभी सर्जरी ये कुछ ऑप्शन नहीं था यहाँ, पर उस वक्त सिर्फ मेडिसिन, और वो भी लिमिटेड मेडिसिन, न्यूरोलॉजिस्ट, उतना ही था। पर ओके, अभी तो सिनारियो ऑफ कोर्स चेंज हो गया है। मेरी ब्रेन सर्जरी हो गई है, तो वो ओके, कैसे हो गया मैं आपको बताती हूँ कि मुझे भी मिर्गी के दौरे मेरे बहुत बढ़ गए थे, तभी भी मेरी शादी हुई थी। और जैसे मैंने बताया कि हम सब ओपनली बता के ही करते थे, वैसे ही ओपनली बता के ही शादी हो गई थी। और शादी के बाद एक एक बार मुझे बहुत ज्यादा मिर्गी के दौरे आ गए। मैं और मेरे हस्बैंड, हम बेल्जियम में थे, तो मुझे एक दिन बहुत ज्यादा मिर्गी के दौरे आ गए। और मैं किचन में थी और मेरा हाथ पूरा वैसे हॉट प्लेट पे पड़ गया और 3rd डिग्री बर्न हो गया था। तो इमीडिएटली एम्बुलेंस बुला के मुझे हॉस्पिटल में लेना पड़ा और मेरी सर्जरी हो गई हाथ की, एटसेट्रा। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ऐसी भी चीजें हो सकती है। पर उसके बाद माय हस्बैंड स्टार्टेड थिंकिंग दैट व्हाट कैन वी डू फॉर दिस, एंड देन ही फाउंड दैट देयर इज एन ऑप्शन ऑफ सर्जरी। उस टाइम पुणे में सर्जरी का ऑप्शन नहीं था, सो वी वेंट टू त्रिवेंद्रम। एंड वहाँ वो श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, तो वहाँ मेरी ब्रेन सर्जरी हो गई। और उसको अभी 16 साल हो गए, एंड आफ्टर दैट आई एम एब्सोल्युटली ऑल राइट। सो लोगों को बहुत बार ऐसा लगता है कि ऐसी सर्जरी बहुत रिस्की होगी, ये बहुत ऐसा होगा वैसा होगा, पर ऐसा नहीं है। रिस्की क्यों नहीं है ऐसा बोलते हैं, क्योंकि सर्जरी करने से पहले
डॉक्टर्स बच्चे के बहुत सारे टेस्ट करते हैं और वो ओके। सब टेस्ट करने के बाद उनको समझ जाता है कि क्या ये सर्जरी हो सकती है या नहीं सकती है। और वो जब डॉक्टर को समझ जाता है, उसके बाद ही वो डिसीजन लेते हैं कि सर्जरी करनी है या नहीं मेरे को करनी। लेकिन ये बताइए, एक नॉर्मल सर्जरी के लिए एक आम आदमी को डर लगता है, मुझे भी डर लगेगा, ठीक हम्म। है। और फिर ब्रेन सर्जरी तो काफी बड़ी चीज लगती है आज के जमाने में, कभी भी लगेगी। अगर मैं अपनी बात सोचूं और बोले कि कोई ब्रेन सर्जरी की बात करे, तो एक तो थोड़ा एंग्जाइटी फियर आएगा ही आएगा। तो जब आपने सर्जरी का डिसीजन लिया, तो आपको नहीं डर लगा? और डॉक्टर्स तो कॉन्फिडेंट होते हैं क्योंकि उनके लिए वो देख चुके होते हैं बहुत से पेशेंट्स को, वो उनकी एक्सपर्टीज है। लेकिन पेशेंट्स के लिए तो पहली बार होता है, करेक्ट? तो यस। डर लाजमी है, नेचुरल है रिएक्शन। उसको कैसे, क्या सोच के कैसे मैनेज करें और कैसे समझें, वो अपने बात बताएं कि आपने कैसे क्या किया था उस समय, आपको डर नहीं लगा? विवेक जी, कैसा रहता है कि जब हमें खुद पे वो बिताती है, वो परिस्थिति आती है, खुद पे आती है, और जब हम रॉक बॉटम देखते हैं कि इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कि इतने बहुत ही बढ़ गई है, तो हमें जब सर्जरी के बारे में पता चलता है तो बहुत सारे लोगों को वो रे ऑफ होप्स लगता है कि एक तो मार्ग है कि ये मार्ग से हम ठीक हो सकते हैं। पर आपने जो बताया वो भी ठीक ही है, क्योंकि वो अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं कि जिनको डर लगता है, कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, हमारा मुझे डर लगता है। पर मेरे और मेरे हस्बैंड के मन में ये नहीं आया था, क्योंकि एक तो मेरा एटीट्यूड वैसा बिंदास है थोड़ा, मैं इतना इसको डरती नहीं हूँ। और इसीलिए मैं आई वाज फ्री फॉर दैट, लेट्स डू इट ऐसा। और और जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर्स पे ट्रस्ट करना जरूरी है, तो हम पहले त्रिवेंद्रम में जब टेस्ट करने के लिए गए थे, तो वहाँ जो डॉक्टर्स थे तो उन पे मैंने ट्रस्ट किया था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। दे वर वेरी डेडिकेटेड डॉक्टर्स, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब हम ट्रस्ट करते हैं तो जो विश्वास होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स ने मुझे बताया जब कि आपकी हो सकती है एंड यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, तो मैंने वो ट्रस्ट किया और हम राजी हो गए, ऐसा हो गया। पर ये सच है कि वो हर एक पर्सन के बारे में अलग अलग हो सकता है, वो सोच जो रहती है वो। तो अभी मैं दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल में एपिलेप्सी काउंसलर जैसा काम कर रही हूँ। तो ऐसा बहुत बार होता है कि जिनको सर्जरी होने वाली है वो तैयार नहीं रहते हैं, तो उनके लिए मेरे यहाँ वो काउंसलिंग के लिए आते हैं। पर मेरे यहाँ आने के बाद होता क्या है कि वो जब एग्जाम्पल सामने देखता है कि मेरी ये हो गई है और मेरा इतना नॉर्मल चल रहा है, तो वो इमीडिएटली होते हैं, हाँ अपना हो गया ठीक है, फिर हम करेंगे। तो जब हम एग्जाम्पल देखते हैं तब तैयार हो जाते हैं। अब ऐसे बहुत बार होता है। और जब वो हम ऐसे भी करते हैं, ऐसे जो पेरेंट्स रहते हैं जिनके मन में डर रहता है, तो राइट। उनको बोलते हैं कि आप सपोर्ट ग्रुप में आ जाओ। तो सपोर्ट ग्रुप में आने के बाद भी हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जिनकी सर्जरी हो गई है। राइट। तो वो भी वो पेरेंट्स को वो मिलते हैं, वो पीपल विथ एपिलेप्सी को भी मिलते हैं वो, कि जिनकी सर्जरी हो गई है, और वो देखते हैं अरे कितने कॉन्फिडेंट है ये, इनका इतना अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट सर्जरी के बाद बहुत सारी पॉजिटिव चीज हो जाती है। ओके। एक तो रहती है कि पहले सर्जरी से पहले जब हम एपिलेप्सी के साथ जीते हैं, तो मन में थोड़ा तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता ही है, थोड़ी ओके। तो निगेटिविटी रहती ही है, थोड़ा तो डर रहता ही है। और वो सर्जरी होने के बाद जब समझ जाता है कि अरे अबे मुझे मिर्गी के दौरे नहीं आने वाले हैं, राइट। सो वी बिकम लाइक आई बिकेम अ फ्री बर्ड, लाइक हम आजाद पंछी हो जाते हैं। और ऐसे मन में आता है अरे आई कैन ड्राइव, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। और ऐसे सब पॉजिटिविटी बहुत आती है कि मेरा ये करना रह गया है पहले एपिलेप्सी के वजह से, तो मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। और मन में बहुत आनंद आ जाता है। तो ये सब आनंद, ये सब चीजें वो पेरेंट्स जब देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो उनके मन में भी खुशी आ जाती है। और बहुत सारे पेरेंट्स वैसे, जैसे मैंने बताया, वैसे भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ट्राई किया होता है, ये डॉक्टर के पास जाओ, वो अलग गांव को जाके ये करो, वो करो, वो करो। इसलिए जनरली सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हैं आजकल भी, और एग्जाम्पल देख के ज्यादा तैयार हो जाते हैं। आप हमें कुछ
इस बारे में बताइए कि जैसे पेरेंट्स जब अपने बच्चे की एपिलेप्सी मैनेज कर रहे हैं, तो व्हाट वी कॉल दैट देयर कुड बी सम रेड फ्लैग्स, हम्म। कुछ ऐसे साइंस या चीजें जिससे उन्हें हम्म। लग समझना चाहिए कि ये खतरे की बात है, उनके हम्म। बारे में कुछ बताएंगे क्या? हाँ, तो वो जरूर बताऊंगी, पर ये खतरे की बात है वो भी थोड़ी पॉजिटिवली लेनी चाहिए। आई I मीन जो अभी क्या कर नहीं सकते हैं कि जिनको बहुत बार मिर्गी के दौरे आते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि ज्यादा गैस के यहाँ खड़े होके ज्यादा कुकिंग मत करो, या जब आप पूरे ठीक हो तो ही कुक करो। क्योंकि जब रोज मिर्गी के दौरे आते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना, तो इसीलिए ये तो करना चाहिए। पर हम पेरेंट्स को बताते हैं कि आप बच्चों को बताते हैं ये मत करो, उसकी बराबर से आप ये भी बोलना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो। तो आप वो नहीं कर सकते हो, पर आप सैंडविच बना सकते हो, आप ये टीबाग का चाय तो बना सकते हो, या कुछ भी ऐसी चीजें, आप फल खा सकते हो, ये पॉजिटिव बता के फिर ये बताना कि आप गैस के पास मत जाओ। तो वो बच्चों को वो पॉजिटिवली ले लेंगे कि हम क्या कर नहीं सकते। और क्या कर नहीं सकते इसमें यह है कि स्विमिंग है। जिनको बहुत बार मिर्गी के दौरे आते हैं तो उनको बोलते हैं ना कि आप अभी, डॉक्टर भी बताते हैं कि अभी स्विमिंग अभी मत करो, ये जब कंट्रोल में सब हो जाता है तो डॉक्टर परमिशन देते हैं, उसके बाद वो स्विमिंग के लिए जा सकते हैं। और और पेरेंट्स को हम ये भी बताते हैं कि ओवर प्रोटेक्ट मत करना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ओवर पैम्पर्ड मत करना, ओवर प्रोटेक्ट मत करना। और जैसे कि हम जो जो अच्छी चीजें है वो सब करने के लिए उनको राजी करना, पर जो ये चीजें जो नहीं कर सकते हैं वो तो जरूर बताना कि अभी ये मत करो, वो मत करो, एटसेट्रा। पर आप जब बच्चा नीचे जाता है सोसाइटी में और छोटी साइकिल चलाता है, तो उसके लिए वो आजकल वो स्पेशल कैप भी मिलती है ना साइकिलिंग की, हेलमेट जैसी, तो वो पहनाओ। और ऐसे जो चीजें प्रोटेक्शन के रहते हैं, जो घुटनों को लगता है तो वहां लगाने के लिए एक रहता है, तो वो लगाओ। ये प्रोटेक्शन के लिए हम कर सकते हैं। और पर ये रेड जोन आपने जो बोला, वो तो यह है कि यदि रोज मिर्गी के दौरे आते हैं तो कुछ नाइफ से खेलना, सीजर से खेलना, ये सब इनको दूर रखो थोड़ा, कि उनको हार्म हो सकता है, ये चीजों से दूर रखो उनको। और उनको, उनके जो फ्रेंड्स रहते हैं, उनके फ्रेंड्स के पेरेंट्स रहते हैं, उन सबको बताओ कि इनको मिर्गी के दौरे आ सकते हैं, तो वो ये सब प्रोटेक्शन अच्छा होगा। यशोदा जी, आज आज आपसे बात कर कर बहुत ही अच्छा लगा। हाँ। बहुत सी ऐसी जानकारी मिली जो कि मुझे, इनफैक्ट बहुत से मिर्गी से जो ग्रसित बच्चे हैं उनके पेरेंट्स को भी नहीं होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने बताई, पॉजिटिव एटीट्यूड, चीजों को नॉर्मल रखिए, सोशल इंटरैक्शंस मत रोकिए, अपने बच्चे को स्कूल भेजिए, और अगर उसका आईक्यू या इमोशनल कोएफिशिएंट थोड़ा कम है मिर्गी के कारण, तो स्पेशल स्कूल ढूंढिए और उस डेफिसिट को पूरा करने की कोशिश कीजिए, रेदर देन कि आप सब कुछ ही अपनी जिंदगी रोक दें और उसको जो करंट स्टेट है उससे भी पीछे लेके चले जाएं। जरूरत यह है कि हम आगे की तरफ देखें और अपने बच्चे के साथ मिलके बच्चे की जो मिर्गी की जो बीमारी है उसको मैनेज करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमें ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सब पेरेंट्स को मैं बताऊंगी कि आप जरूर जरूर पुणे में संवेदना फाउंडेशन को आ सकते हो, और यदि हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, हमें कॉल भी कर सकते हो, और जरूर मदद मांगो हमारे यहाँ, ऐसे भी बताऊंगी सब पेरेंट्स को। प्रिय श्रोताओं, आज की हमारी यशोदा जी से जो बातचीत हुई है उसको आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। हमें कॉन्फिडेंस है कि जब उनकी बात बाकी लोग सुनेंगे तो एपिलेप्सी और मिर्गी के बारे में और जागरूकता फैलेगी। और जैसा कि यशोदा जी ने कहा है, अगर आपको संवेदना फाउंडेशन या उन तक रीच आउट करना है, उनसे बात करनी है, तो बिल्कुल भी ना झिझकें, या तो डायरेक्ट उनके पास जाएं या डॉक्टर स्टोरीज पर रिक्वेस्ट भेजें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको यशोदा जी से कनेक्ट करें। आप सभी का
हमारी डॉक्टर टॉक्स की इस सीरीज को सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्दी ही दोबारा मिलेंगे। यशोदा जी, नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद।